नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम कहाँ पर हैं, हमारा लोकेशन कहाँ है, हमारा जो देश है वो कहाँ पर है। यानी मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के अंदर हम कहाँ पर हैं ये कैसे बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए हमको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझना होता है। तो इसको समझेंगे आज, और साथ में आज ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि समय का निर्धारण कैसे होता है। हम जो टाइम देखते हैं 5:30 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, ये टाइम का निर्धारण कैसे होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इस चीज़ को भी आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यदि हम आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले हमने ये बताया था कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो पदार्थ था वो पदार्थ में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस ब्रह्मांड में हमारा आकाशगंगा था, आकाशगंगा के अंदर हमारा सौरमंडल है, और उस सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं जिसमें हमारा एक पृथ्वी भी है जिस पर जीवन संभव है। तो उस पृथ्वी के अंदर कई सारे देश हैं, कई सारे लोग भी हैं। तो उस जगह पर यानी कि पृथ्वी के अंदर हम कहाँ पर हैं, हमारा देश कहाँ पर है, ये लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर हमने बताया कि अक्षांश और देशांत जो रेखा होता है, अक्षांश और देशांतर रेखा, उसकी वजह से, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आप पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर हैं, तो आप कैसे बताइएगा। आप सिंपली ये कहिएगा कि हम भारत देश के अंदर है, और भारत जो देश है हमारा उसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये स्टेट के अंदर हम निवास करते हैं। आप ऐसे ही बताइएगा ना। अब हम पूछ रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर है पृथ्वी के ऊपर, वो आप कैसे बताइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप अगल बगल के देशों का नाम बताइएगा कि चाइना के बगल में है, या पाकिस्तान के बगल में है, या फिर रसिया के नीचे है, जो भी है आप इस तरीके से बताइएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चाइना कहाँ पर है, आप ये बताइए ना, एग्जैक्ट जगह आप बताइए। कैसे, ये हम बगल में नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे बगल में कौन है, हमारे पड़ोसी कौन है, ये नहीं पूछ रहे हैं हम। जैसे आपसे यदि पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या कहिएगा कि हमारा घर इस कॉलोनी के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और ये इतने नंबर का घर हमारा है। ठीक है, घर नंबर मतलब हाउस नंबर आप बताइएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो देश है उसका क्या नंबर है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक सा चीज़ है, हमारा ही नहीं, किसी भी देश का, किसी भी जगह का यदि पृथ्वी के ऊपर हमको पता करना हो तो वो अक्षांश रेखा से पता किया जा सकता है। कौन रेखा से? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और देशांतर रेखा भी जरूरी होता है। देशांतर रेखा, इससे पता कर सकते हैं। ये दोनों रेखा से हम पता कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता कर सकते हैं। पहले इसको समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो बीच ये मान लेते हैं, हमने बताया था कि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये उत्तरी ध्रुव है। देखिए, इसको ध्रुव इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये पेन है। ठीक है, तो पेन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूर्णन गति है ना इसका। तो घूम रहा है, तो उस घूमने का जो मेन पॉइंट होता है, सेंटर जहाँ से वो घूम रहा है, उस जगह को हम मेन सेंटर को क्या कह रहे हैं कि वो ध्रुव है। जहाँ से ऐसे, जैसे आप ग्लोब में देखे होंगे
कि इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक टचिंग होता है और नीचे ऐसे टचिंग होता है और इस तरीके से होता है, और ये पृथ्वी ऐसे घूमता है। तो वो जो टच किया हुआ है, वो जो पॉइंट है, वो जो सुई के जैसा दिखाई देता है हमको, वो होता है ध्रुव। वो पॉइंट को हम ध्रुव कर रहे हैं, जहाँ से ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, यहाँ ऐसे टंगा हुआ है और ऐसे घूम रहा है। तो ये जो सेंटर है बीच का, इसको कह रहे हैं ध्रुव। इसको क्या कह रहे हैं? ध्रुव यानी पोल। अब इस पोल से एक हम काल्पनिक रेखा ड्रॉ किए हुए हैं। ये रेखा जनरली होता नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई रेखा नहीं है, ऐसा कोई ध्रुव नहीं है। हम लोग समझने के लिए ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ किया है, ठीक है। एक कल्पना करके एक लाइन ड्रॉ किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दिया। इसके मिलाने से जो हमारा ये सेंटर बनता है, इस लाइन का जो बीच का सेंटर है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। उसको क्या कह रहे हैं? अक्ष कह रहे हैं। इसको कहते हैं अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। ये क्लियर है? अब एक्सिस से हमको ऊपर जाना है, कितना ऊपर हम जा सकते हैं? एक्सिस से हमको ऊपर जाना है, यहाँ कितना ऊपर हम जा सकते हैं, लास्ट पॉइंट है। और एक्सिस से हम कितना नीचे जा सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में बताया था कि पूरे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। हम लोग समझने के लिए डिवाइड करते हैं। तो पृथ्वी को जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करने वाला जो रेखा होता है, जो डिवाइड करने वाला जो रेखा होता है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री। हमने बताया था भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम इस पॉइंट की बात, देखिए आप इस तरीके से आप मैथ में भी देखे होंगे कि ये है हमारा, तो ये होता है पॉइंट 0 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ तक आप जितना बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी जितना जा सकते हैं, इधर भी जितना जा सकते हैं, उतना आप जा सकते हैं। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके जाते हैं ना हम लोग। ग्राफ में आप देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, तो आप समझ लीजिए इस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है। अब यदि हमको ये मान लेते हैं, ये हमारा 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री। तो ये यदि इस एंगल से ऐसे आते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो ये जो एंगल हमारा बना, ये एंगल जो हमारा बना, ये होता है 90 डिग्री। ये कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये देखिए, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, उस पर यदि हम सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करते हैं, तो वो एंगल 90 डिग्री का ही बनाता है। वो कितना बनाता है? 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री इधर भी होगा, 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, ठीक है। यदि हम ये कहें कि अब यदि हम ये 90 डिग्री इधर का और 90 डिग्री इधर का दोनों यदि हम जोड़ दें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। 90 + 90 180 डिग्री। तो यहाँ जो है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 मानते हैं, तो ये जो एंगल बना, ये क्या बना? 180 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। ये कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। अब देखिए, अब यहाँ पर भी आप वैसे ही देख सकते हैं, ये जो एरिया है हमारा, ये इस तरीके से, तो ये जो हमारा अक्ष है, जो बीच सेंटर है, इसको हम क्या करें? अक्ष। तो ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो पृथ्वी के बीच में से हम नहीं देख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पर लेते हैं और इस लाइन पे, इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा कह रहे हैं ना। इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेकर जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाते क्योंकि हम पृथ्वी के बीच में नहीं जा सकते ना। पृथ्वी को साइड से हम नाप सकते हैं, साइड से। यदि ये हमारे पास गोला है, तो गोला के बीच में कैसे जाएंगे? बहुत बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे? साइड से इसको नापते हैं, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यही है ना 0 डिग्री, इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 डिग्री हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप इधर से जाइए या फिर इधर से जाइए, कहाँ तक जाना है आपको। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आप खुद बताइए, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये जो नॉर्थ पोल बनेगा ये 90 डिग्री लास्ट पॉइंट होता है। ये क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और वैसे ही ये नीचे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, लास्ट पॉइंट 90 डिग्री का ही होता है। ये क्लियर हो गया। इसको कैसे क्लियर करते हैं, देखिए ये ऐसे आगे बढ़े 1 डिग्री मान लेते हैं, ये 1 डिग्री हुआ, फिर 2 डिग्री हुआ, इस तरीके से ये 3 डिग्री हुआ, ये 4 डिग्री हुआ, ऐसे करके यहाँ तक जाते हैं 90 डिग्री तक। वैसे ही इधर भी जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके, कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री तक। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको समझना ये है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा भटकना नहीं है, हमको समझना है अक्षांश के बारे में। तो देखिए ये जो डिग्री हम लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये हम लिखे 90 और इसके ऊपर ये जो लगा रहे हैं ये डिग्री, ये बोल रहे हैं 90, इसको पढ़ते हैं डिग्री, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिग्री। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंश। इसको हिंदी में क्या नाम रहता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंश, इसका अंश नाम होता है हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिग्री। तो देखिए अक्ष का हम लोग क्या करते हैं, अक्ष से ध्रुव की तरफ, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्ष से ध्रुवों की तरफ क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को नाप रहे हैं ना, कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी नाप रहे हैं ना। तो वो दूरी हम किस चीज़ में मापते हैं, एंगल में नाप रहे हैं, डिग्री में। डिग्री या फिर अंश जिसको हम हिंदी में कर रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, डिग्री में नापते हैं, इसको हम डिग्री में नाप रहे हैं। अक्ष से नॉर्थ पोल की या फिर साउथ पोल की हम दूरी को क्या कर रहे हैं, डिग्री में माप रहे हैं, यानी कि कोण में मापते हैं, कोण में मापते हैं दूरी को। कोण क्या होता है, देखिए कोई भी लाइन, कोई भी 2 लाइन यदि आपस में कट करता है तो ये जो बनाता है इसको कहते हैं कोण। इसको क्या कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं, एंगल। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल, एंगल या कोण कह सकते हैं। ये कोण हर जगह बनता है, देखिए यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इसी को कोण कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए कोणीय दूरी ही माप रहे हैं ना। ऐसे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर गए, तो यहाँ से आप देखिए ये क्या है, ये एक एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो हम कोणीय दूरी को मापते हैं। अगर हम इस जगह पर हैं, हम यहाँ पर हैं, तो हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या कहेंगे कि हम पृथ्वी पर 60 डिग्री के एंगल के पास हैं, ठीक है। हमको ये बताना होगा कि 60 डिग्री एंगल कहाँ पर, इधर भी तो 60 डिग्री एंगल बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो हमको ये कहना होगा कि हम नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम नॉर्थ में, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध क्या होता है, गोला का आधा, गोलार्ध उसको कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम 60 डिग्री पर स्थित हैं। ये कह सकते हैं ना, दूरी ऐसे नाप रहे हैं। तो अक्ष जो है हमारा, उसको हम कोणीय अक्ष से पृथ्वी का जो है ध्रुव से, मतलब अक्ष और ध्रुव को जो है हम कोणीय दूरी में माप रहे हैं, कोणीय दूरी में माप रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, अब माप रहे हैं किस चीज़ में, अंश में। क्या माप रहे हैं, अंश में, यानी डिग्री के अंदर। तो अक्ष प्लस अंश मिलके क्या हो गया, अक्षांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्ष से हम ध्रुव की दूरी को अंश में मापते हैं, यानी डिग्री में मापते हैं। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अक्षांश होगा। यहाँ से अक्षांश वर्ड का जो है सृजन हुआ है, यानी निर्माण हुआ। ऐसे इसको क्या कह रहे हैं, अक्षांश। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड कह रहे हैं। अब यदि हम ये कहें कि ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो ये भी एक अक्षांशी होगा। ये भी क्या है, एक अक्षांशी है, जो 0 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है।
यहाँ पर हमने बताया था कल कि ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री पे हम क्या बताए थे कि कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री पे क्या होता है? कर्क रेखा। और नीचे में मतलब नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा भी एक अक्षांश ही है, ठीक है ना, क्योंकि अक्षांश को ही तो हम लिख रहे हैं ना, ये डिग्री में ऐसे नाप रहे हैं। तो 23.5 डिग्री का जो लाइन बना है वो हो गया अक्षांश, उसको हम नाम दिए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा उसको कह रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जो है आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे ये क्या हो गया हमारा भूमध्य रेखा, यानी इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। इसको कह रहे हैं क्या? ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कह रहे हैं। अब यदि हम ये कहें कि ये तो इक्वेटर है, उसके बाद हमने बनाया था कि ये 23.5 डिग्री का एंगल मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री का एंगल यदि यहाँ पर बन रहा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? कर्क रेखा। और ये तो नॉर्थ साइड हुआ ना, जैसे मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ साइड हुआ, ये साउथ साइड हुआ, तो उसी तरीके से साउथ में भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जाना कहाँ तक है? 90 डिग्री तक जाना है ना। जाना कहाँ तक है? 90 डिग्री तक। ऊपर भी कहाँ तक जाना है? 90 डिग्री तक। तो हमने ये भी बताया था कि 23.5 डिग्री का जो एंगल है साउथ में, इसको कहते हैं मकर रेखा। इसको क्या कह रहे हैं? मकर रेखा का नाम देते हैं। अब आप खुद समझिए, तो ये सारा क्या है? हमारा अक्षांश है, ये अक्षांश होता है इस तरीके से, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। देखिए रेखा क्या होता है? रेखा किसको कहते हैं? 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उसको आपस में जब हम मिला देंगे तो वो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, एक रेखा बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक रेखा और हम बनाते हैं यहाँ पर, इसको कह रहे हैं कि ये 66.5 डिग्री का एंगल है। ये कितना है? 66.5 डिग्री का। और एक यहाँ भी बनेगा, 66.5 है तो यहाँ भी तो 66.5 होगा, तो यहाँ भी 66.5 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो इसका नाम कर्क रेखा दे रहे हैं, इसका नाम भूमध्य रेखा दे रहे हैं, इसका नाम मकर रेखा दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम दे रहे हैं हम लोग अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम दे रहे हैं? अंटार्कटिक रेखा, इसका नाम देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बताया था कि पूरे पृथ्वी के स्थलखंड को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। हमने बताया है पिछली क्लास में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो शुरुआत है वो पृथ्वी के ऊपर साउथ हेमिस्फीयर में, यानी साउथ गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री के एंगल के बाद जो है स्टार्ट होता है, यानी 66.5 डिग्री से स्टार्ट होता है अंटार्कटिका महाद्वीप का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में खाली बर्फ है, यहाँ पर क्या है? खाली बर्फ है, बर्फ है, इसलिए इसको जो है सफ़ेद महाद्वीप का भी नाम दिया जाता है। खाली बर्फ है यहाँ पर। वो क्यों है, कैसे होता है, ये भी आपको हम क्लियर करेंगे। पहले आप इतना समझिए कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो यहीं पर है, 66.5 डिग्री के बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसीलिए जो है इसका नाम अंटार्कटिका रेखा दिया गया है। क्लियर? एक और रेखा जो यहाँ पर हमने बनाया 66.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ साइड में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका जो नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। इसको क्या नाम दे रहे हैं? आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा क्यों नाम दे रहे हैं इसको? क्योंकि
हमने ये भी बताया था कि पूरे जल खंड को, पूरे जल को पृथ्वी के ऊपर 5 महासागरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक महासागर का नाम आर्कटिक महासागर भी था। तो वो महासागर का शुरुआत यहाँ 66.5 डिग्री से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर आर्कटिक महासागर है, इसीलिए इस रेखा का नाम आर्कटिक रेखा रखा गया है। क्लियर? यानी ये जो लाइन है ये आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम कि आर्कटिक रेखा है। क्लियर? तो ये इतने सारे रेखा जो बताया गया है ये शायद क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, देखिए हमने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ये जो है एरिया यानी 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इसी एरिया के अंदर सन का डायरेक्ट लाइट यानी सन जो है लंबवत प्रकाश सन का यहाँ पर यानी सूर्य का, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, सन है, तो सन का लंबवत प्रकाश जो है इसी एरिया के अंदर पड़ता है। इसी एरिया के अंदर जो है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसी एरिया के अंदर सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर लाइट ज़्यादा दिखाया जाए तो आपका गर्मी तो ज़्यादा होगा ना आपके अंदर। सिंपल सा चीज़ देखिए ना, आप एक घर में हाइलोजन बार लीजिए, हाइलोजन उसका मतलब पावर ज़्यादा है, वो यदि डायरेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, और तिरछा लाइट पड़ेगा यानी तिरछे आएगा तो वो कम लाइट मतलब कम गर्मी महसूस होगा, क्योंकि लाइट में हीट होता है और वो हीट हमको गर्मी महसूस कराता है। ठीक है, तो देखिए हमने ये बताया था कि सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पर इस एरिया के अंदर पड़ता है, और बाकी इधर के एरिया में यहाँ भी सन का लाइट जाता है लेकिन तिरछा जाता है, यहाँ से ऐसे तिरछा जाता है, तिरछा लाइट जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जाता। नीचे भी जा रहा है तो 23.5 डिग्री के नीचे जो लाइट जाता है वो भी तिरछा ही जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके मुकाबले गर्मी कम होगा, यानी इस एरिया में जितना गर्मी होगा इस एरिया में तो उतना नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यदि हम ये कहें कि इस एरिया में जब गर्मी है यानी 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे यदि यहाँ पर गर्मी है तो इसका जो नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है इस एरिया का, यहाँ पर हम ये एरिया बनाते हैं, इस एरिया का जो नाम दिया जाता है इसको भी हटाते हैं, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसका नाम क्या दिया जाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है? उष्मा की बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है। उष्ण कटिबंध इसको कहते हैं इस एरिया के अंदर। देखिए कटिबंध का अंग्रेजी में यदि इसको बोले तो जोन कहा जाता है, जोन यानी ट्रॉपिकल जोन, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ऐसे कह सकते हैं इसको। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर क्या होता है? लाइट तिरछा जाता है, गर्मी तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसके मुकाबले तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पर जब लाइट कम होगा तो इसका नाम जो दिया जाता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। इसका नाम क्या जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, यानी इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन अंग्रेजी में कहते हैं शीतोष्ण। यहाँ आप देख सकते हैं शीत प्लस उष्ण, यानी यहाँ ठंड का मौसम भी होता है और गर्मी का मौसम भी होता है। आप यदि और ऊपर जाते हैं तो ये 66.5 डिग्री से यदि ऊपर जाते हैं तो इसका नाम दिया जाता है, इसका नाम यहाँ पर लिखते हैं, इसका नाम दिया जाता है शीत कटिबंध। इसका नाम क्या दिया जाता है? शीत कटिबंध। ठीक है, जस्ट वही चीज इधर भी होता है, इस एरिया का नाम दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और
ये जो एरिया है 66.5 से नीचे का एरिया, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। यानी कोल्ड जोन है, ये कोल्ड जोन है, ये भी कोल्ड जोन है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ही कम मात्रा में आता है, तिरछा आता है लेकिन बहुत ही कम, उसमें हीट नहीं होता उतना। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं बर्फ का इलाका है पूरा, अंटार्कटिका का प्रदेश है ना, यहाँ पर बर्फ का इलाका है पूरा। अब आप खुद समझिए, इस एरिया के अंदर 66.5 के अंदर, यहाँ पर 66.5 से ऊपर और 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंध होता है, यानी ठंड बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये हम बताते हैं कि ये जितना भी आपको मतलब कटिबंध दिख रहा है, उष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध, आप ये हमको बताइए कि ज़्यादातर जो पेड़ पौधा होते हैं, ज़्यादातर जो मतलब जो भी जीव होते हैं, वो ज़्यादातर निवास कहाँ पर कर सकते हैं? ये शीत कटिबंध में तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर मानव तो शायद नहीं रहेगा, क्योंकि उतना ठंड मानव बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो शीत कटिबंध में मानव का निवास नहीं होता। एक आध छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, शायद पोलर बियर जैसा कोई जीव हो सकता है वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर कोई मतलब वैसे तो नहीं होता। शीत कटिबंध बहुत ही ठंड होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। आप ध्रुवों के पास चले जाए तो और भी ज़्यादा ठंड आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ ये है कि शीत कटिबंध में जो है मानव का निवास नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध में है, यहाँ भी है। रसिया, यूरोप, ये सब कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है। हमारा भारत का भी ऊपरी जो हिस्सा है, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर ही आता है। कश्मीर, श्रीनगर, तो देखिए वहाँ का इलाका क्या है? ठंड का इलाका है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं वहाँ पर हिमालय है तो पर्वत है, तो ऊंचाई के हिसाब से तो ठंड होगा ही, लेकिन ऐसे भी है जितने ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा हमको ठंड मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री के बाद सन का लाइट उधर जाता ही नहीं, डायरेक्ट लंबवत नहीं पड़ता, तो ठंड का मौसम ज़्यादा होगा। क्योंकि लाइट ही नहीं है तो हीट कहाँ से आएगा? हीट नहीं आएगा तो ठंड ज़्यादा होगा। सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, अब हमको ये बताते हैं आपको कि अक्षांश क्या होता है। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो ये हॉरिजेंटल लाइन बनाया होता है, इस तरीके से, ऐसे ये जो हॉरिजेंटल लाइन बनाया होता है, ये हालांकि ऐसे होता है। देखिए इस तरीके से आपको ऐसे दिखा दे, यदि ये इस तरीके से होता है, जैसे ये मान लेते हैं इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, फिर ये लाइन इस तरीके से होता है, ऐसे गोल होता है पूरा, ये पूरा गोल होता है, सर्कल बनता है ना। और ये सर्कल बनते 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 कहाँ होता है? एक पॉइंट में आकर के यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होता है? एक पॉइंट में आ जाता है। ध्रुवों पर क्या होता है? एक पॉइंट के जैसा बन जाता है, बस यहाँ पर गोल नहीं हो पाता। इस तरीके से जो लाइन होते हैं इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखा की यदि हम बात करें तो ये देखिए 2 अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा या फिर ये अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, अक्षांश रेखा के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है, एवरेज मानते हैं। ठीक है, एवरेज 111 किलोमीटर होता है। क्योंकि देखिए ये ध्रुवों के पास जो है इसका बीच का दूरी जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ये लगभग मान सकते हैं 110.6 किलोमीटर तक इसका मतलब दूरी होता है। 2 अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं हम। 2 अक्षांश है, उसमें देखिए ये टोटल अक्षांश कितना होता है? टोटल अक्षांश कितना हो सका? एक तो 0 डिग्री को यदि हम छोड़ दें, 0 डिग्री को, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा? 90 डिग्री तक। यानी टोटल अक्षांश का संख्या यदि हम नॉर्थ गोलार्ध में बात करें तो 90 है। तो उसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री साउथ में भी होगा, कहाँ तक? 90 डिग्री तक।
तो 90 इधर और 90 उधर मिलके कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान रखें कि ये जो हमारा जो लास्ट है 90 डिग्री, यहां पर अक्षांश रेखा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि रेखा तभी बनेगा जब दो पॉइंट को हम आपस में ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, दो पॉइंट को आपस में हम मिलाएंगे तभी रेखा बनेगा ना। और 90 डिग्री पर कोई पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो 90 डिग्री है, तो वहां पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं होता, वहां पर कोई लाइन नहीं बन पाता। इसलिए टोटल अक्षांश रेखा 180 नहीं हो सकता। तो कितना होगा? यहां से 90 हटा दो, वहां से 90 हटा दो, बचा कितना? 178। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि भूमध्य रेखा भी क्या है? 0 डिग्री का एक अक्षांश रेखा है। तो हम अब फिर से गिनते हैं इसको। एक तो 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 90 डिग्री तक। यहाँ 90 डिग्री तक हो गया, 90 को छोड़ देना है क्योंकि 90 डिग्री लाइन नहीं है, रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। तो 0 से स्टार्ट किए तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक आएंगे? 89 तक। 89 तक आए, ठीक है। 89 इधर, 89 उधर, मिलके कितना हो गया? 89 प्लस 89 इज इक्वल टू 178। और इसमें एक 0 डिग्री हम नहीं जोड़े हैं, तो 0 डिग्री को एक जोड़ देते हैं, मतलब +1 अक्षांश डिग्री और, तो मिलके कितना हो गया? 179 डिग्री। ठीक है, यानी 179 अक्षांश रेखा होता है पूरे पृथ्वी पर। क्लियर? यदि हम इस 90 को भी एक रेखा मान ले, इस 90 को भी एक रेखा मान ले, तो हो कितना जाएगा? 2 और ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 181 अक्षांश रेखा कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको मानना पड़ेगा कि हम 90 को रेखा मान रहे हैं। लेकिन कैसे माने? यहाँ तो एक पॉइंट है, रेखा तो मान ही नहीं सकते है ना। तो हमारा टोटल रेखा, यदि अक्षांश रेखा की बात किया जाए, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कितना है, फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं ना, कितना है रेखा, अक्षांश रेखा कितना है, तो 179 है। क्लियर? यदि ये पूछा जाए कि अक्षांश की संख्या कितना है, तो वो कितना होगा? दोनों जोड़ देना है, 181 हो जाएगा, यानी 181। अक्षांश टोटल कितना है? 181। 90 इधर 90 उधर, 90 हो गया 180 और एक 0 डिग्री, टोटल 181 डिग्री। क्लियर? लेकिन यदि लाइन की बात करें, अक्षांश रेखा की बात करें, तो वो 179 होगा, क्योंकि इसको छोड़ देना है 2 को, क्योंकि ये लाइन नहीं बन रहा, सिर्फ पॉइंट है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ये हम कह रहे थे कि ध्रुवों के पास जो है दो अक्षांशों के बीच का दूरी 110.6 किलोमीटर होता है। और यही और नज़दीक चला जाए, मतलब इस पार, तो देखिए यहाँ पर दूरी इसका बढ़ता है। ध्रुवों के पास इसका दूरी क्या होता है? बढ़ता जाता है, इसका दूरी बढ़ते जाता है, धीरे धीरे इसका दूरी बढ़ते जाता है। तो ये दो अक्षांशों का बीच के जो दूरी है, ये ध्रुवों के पास ज़्यादा हो जाता है। लगभग हम कह सकते हैं कि 111.7 किलोमीटर हो जाता है। तो ना 111.7 लिखे ना 110.6 लिखे, हम एक एवरेज मानकर चल रहे हैं कि 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये अक्षांश हम बताएं, तो अब लोकेशन की बात करते हैं कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है। तो हमने बताया कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमारा लोकेशन कैसे बताएंगे? तो ये क्या है हमारा? ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। और ये इस साइड को यदि हम ये 0 डिग्री से ऊपर देखें तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा लोकेशन है, तो इसको कैसे बताएंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री। ऐसे बढ़े 0 से लेकर के यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक है। तो 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे कि हम 30 डिग्री अक्षांश पर, यानी हम कह सकते हैं कि 30 अक्षांश रेखा पर हम हैं, 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर हम स्थित हैं, कर सकते हैं ना। तो ये लोकेशन हम बता सकते हैं ना, हमारा लोकेशन कहाँ है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। हम पृथ्वी पर अपना लोकेशन बता दिए, क्लियर। लेकिन इसमें दुविधा क्या है कि 30 डिग्री यहाँ भी है, 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 हर जगह पर तो 30 डिग्री है ना, ये पूरा लाइन ही 30 डिग्री का है। तो आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, 30 डिग्री में आप कहाँ हैं। तो यदि हम ये कहें कि इसको भी यदि हमको समझना है कि अब एग्जैक्ट कैसे पता करें, ये तो हमको पता हो गया कि 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, हम ऐसे बता सके 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, मतलब हम हैं अक्षांश पे। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं कर सकते, क्योंकि दक्षिणी, यदि हम खाली ये बोलेंगे कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, तब आप कहाँ हैं 30 डिग्री, यहाँ भी हो सकता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मान लेते हैं यहाँ भी है, तो इस लाइन भी, ये भी लाइन क्या है, ये भी लाइन पूरा 30 डिग्री का है। तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम 30 डिग्री अक्षांश पे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमको ये बताना है कि हम साउथ गोलार्ध में हैं या नॉर्थ गोलार्ध में हैं। तो हम ये बताएंगे कि हम उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश पर हैं। तो ये तो बता दिए, लेकिन यहाँ भी दुविधा क्या है कि 30 डिग्री ये पूरा एरिया है, ये पूरा इतना दूर है 30 डिग्री, तब हमको कैसे पता चले, क्योंकि पृथ्वी छोटा तो है नहीं कि ढूंढ लेंगे, बहुत ही बड़ा है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमको देशांतर समझना होगा। इसके लिए हमको क्या समझना होगा, देशांतर। तो देखिए अब हम देशांतर को समझते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, तो जिस तरीके से हम पृथ्वी को अभी ऐसे बांटे थे दो आधे आधा भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उसी तरीके से अब हम ऐसे बांटेंगे पृथ्वी को, इस तरीके से, एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध। आपको हम डायरेक्शन कल की क्लास में बताए थे, शायद कल या परसों की क्लास में। देखिए डायरेक्शन आपको समझ लेना है, ये नॉर्थ होता है ऊपर की साइड, नीचे की साइड साउथ होता है, और ये दाहिने साइड जो होता है ये ईस्ट होता है यानी पूरब, और ये जो हमारा बाएं साइड होता है ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, पश्चिम को, पूरब को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, और नॉर्थ को ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, और साउथ जो है इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो जो भी रहे, देखिए यहाँ पर जो है साउथ को ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, दक्षिण में। तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, क्लियर है। इस तरीके से डायरेक्शन को जो है हम कभी भी मैप पे या फिर मतलब कागज पे जब भी ड्रॉ करते हैं या समझते हैं तो इस तरीके से समझते हैं, ये डायरेक्शन होता है हमारा। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ गोलार्ध, सॉरी नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल है, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब जो है हम ऐसे नहीं बांट रहे हैं, अब हम ऐसे नहीं बांट रहे हैं कि आधा उधर आधा इधर, ऐसे नहीं, अब हम बांट रहे हैं इस तरीके से। देखिए अब हम ऐसे बांट रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको ऐसे भी क्लियर कराते हैं थोड़ा सा। अब हम जो है पूरे पृथ्वी को, हालांकि ये तो सही ही किए थे हम, पूरे पृथ्वी को क्या किए हैं, एक बांटे हैं पूर्वी गोलार्ध में। एक कौन सा गोलार्ध है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है, और एक है हमारा पश्चिमी गोलार्ध, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध, दो गोलार्ध में यानी गोला का आधा किए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, दो गोला हम लोगों ने मतलब गोला को आधा कर दिया, एक इधर एक इधर। अब यहाँ भी हम लोग लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं
देखिए सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि ये जो मेन लाइन हमने बनाया अभी, जो पूरे जो है पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, इसको हम कहते हैं कि ये प्रमुख याम्योत्तर है। इसका नाम क्या दे रहे हैं? प्रमुख याम्योत्तर। यानी ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर। यहाँ भी क्या हो रहा है? एंगल से ही यहाँ भी देखना है, यहाँ भी क्या देखना है? एंगल से ही देखना है। तो ये हमारा 0 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है? 0 डिग्री। और ये जो बना, ये मान लेते हैं 5, ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 2 डिग्री हुआ। फिर ऐसे बनाएंगे तो ये 3 डिग्री हुआ, ये 4 डिग्री हुआ, ये 6 डिग्री हुआ। ऐसे करते करते जो है टोटल जो पूरे पृथ्वी पर बनाते हैं, तो ये पूरब की साइड में जा रहा है ना। इस लाइन से हम कहाँ जा रहे हैं? पूरब की साइड में। तो पूरब की साइड में ऐसे बनाते बनाते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 180 डिग्री तक हम जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 180 डिग्री तक। टोटल 180 डिग्री तक हम बनाते हैं लाइन। ये जो लाइन हम बना रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी वर्टिकल तरीके से, ऐसे नहीं बना रहे हैं, हॉरिजेंटल नहीं बना रहे हैं हम ऐसे बना रहे हैं वर्टिकल तरीके से। तो इस लाइन को हम कहते हैं देशांतर रेखा। इस लाइन का नाम दिया जाता है देशांतर, ठीक है। इसको याम्योत्तर भी कहते हैं। और ये प्रमुख याम्योत्तर इसलिए कहे कि ये, क्योंकि ये मेन लाइन है जो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है पृथ्वी को। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हम दे सकते हैं प्रमुख देशांतर भी कह सकते हैं। देशांतर रेखा होता है ये कौन सा रेखा होता है? देशांतर रेखा। तो पूरब के साइड में ऐसे बनाते बनाते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 180 डिग्री तक जा रहे हैं। तो पश्चिम में भी ऐसे करते करते हम 180 डिग्री तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाते हैं? 180 डिग्री तक इधर भी जाते हैं। तो यहाँ भी क्या जा रहे हैं हम? 180 डिग्री तक जा रहे हैं, ठीक है। 180 डिग्री तक इधर भी जाते हैं। ये होता है हमारा देशांतर रेखा। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखिए, यदि हम ये कह रहे हैं कि हमारा लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने बताया कि ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे बनाएंगे और ये लाइन का मान लेते हैं हमारा नाम है 25 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री है और यहाँ से ऐसे ही बढ़ा तो ये 25 डिग्री हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि 25 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांश जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट पे हम स्थित हैं। यहाँ पर कट कर रहा है तो इस जगह पर हम अपना जो है लोकेशन है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए ये जो अक्षांश ये जो देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो 2 देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी के ऊपर, लगभग 111.3 किलोमीटर होता है। ये भी एवरेज ही है, 111.3 किलोमीटर होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम आपको ये बता दें कि अब जो है हम अपना लोकेशन कैसे देख सकते हैं, तो देखिए ये है हमारा 0 डिग्री, क्या है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये है मान लेते हैं नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। अब देखिए, अब इसमें कैसे हम देखेंगे? मान लेते हैं हम क्या बताए थे कि यहाँ पर है हमारा लोकेशन, तो मान लेते हैं ये है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। एक और बनाते हैं, ये है मान लेते हैं हमारा 10 डिग्री, इधर भी ये 10 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री, क्लियर। अब हम इस तरीके से बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। ये पूरा जो पॉइंट होता है ये ऐसे होता है और ये ध्रुव के पास कनेक्टेड होता है। ये सारा लाइन कहाँ होता है कनेक्टेड? ध्रुवों के पास। ध्रुवों के पास क्या होता है? ये सारा लाइन कनेक्टेड होता है देशांतर रेखा का, ठीक है।
देखिए ये जो अक्षांश रेखा आपको दिख रहा है ऐसे, ये जो आपको अक्षांश रेखा दिख रहा है इस तरीके से, ये अक्षांश रेखा पैरेलल होता है, पैरेलल लाइन होता है ये। यदि मान लेते हैं इसका यहाँ पर बीच का डिस्टेंस क्या होता है 5 किलोमीटर दोनों का, तो यहाँ भी 5 किलोमीटर ही होगा, यहाँ भी 5 किलोमीटर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर 10 किलोमीटर है बीच का डिस्टेंस, यहाँ 10 है, लेकिन यह है तो समांतर रेखा ही ना। देखिए समांतर रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, ये दो लाइन है, दोनों लाइन का जो है बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो, ऐसा नहीं। ये दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस जो है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। 6 नहीं होगा, हर जगह 5 ही होगा। तो ये जो आप अक्षांश रेखा देख रहे हैं, ये सारा अक्षांश रेखा क्या होता है, पैरेलल होता है। इसको अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं, यानी समांतर रेखाएं होती है अक्षांश रेखा, ठीक है। लेकिन ये देशांतर रेखा पैरेलल नहीं होता, ठीक है। ये देख रहे हैं आप घूम के, यहाँ पर सारा रेखा क्या होता है, ये ध्रुवों के पास कनेक्टेड होता है सारा रेखा। आपको हम दिखाएंगे इन सारे जो रेखा है इनका फिगर भी दिखाएंगे, आपको समझाएंगे क्या होता है। पहले आप इतना समझिए कि अब आपका लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने बताया, हमको बताना कैसे है, ये क्या है हमारा, ये है इक्वेटर, और ये क्या है, ये हमारा प्रमुख याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये प्रमुख याम्योत्तर है, प्रमुख मतलब है मेन है, यहाँ से स्टार्ट होता है देशांतर रेखाएं और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अक्षांश रेखाएं। तो ये तो क्लियर हो गया। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा अक्ष, ये क्या है, एक्सिस है। अब देखिए, अब हम ये कहेंगे कि हम नॉर्थ गोलार्ध में, किस गोलार्ध में बात कर रहे हैं, नॉर्थ गोलार्ध में। तो हमने बनाया एक फिगर, यहाँ पर बनाते हैं, हम नॉर्थ गोलार्ध में हैं, ठीक है। पूरा नॉर्थ गोलार्ध ही है। ये पूरा भाग क्या है इधर, ये पूरा भाग क्या है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये पूरा नॉर्थ है और ये पूरा साउथ है। ये पूरा क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे कह रहे हैं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्थ गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश पर, और मान लेते हैं ये है 0 डिग्री, ठीक है। यह है मान लेते हैं 10 डिग्री, यह है 20 डिग्री, यह है 40 डिग्री, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश और कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं, क्या लिख रहे हैं कि हम उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और 40 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर 10, 20, 40, यहाँ पर 40 डिग्री देशांतर रेखा पर हम कट कर रहे हैं, मतलब यहीं पर है, ठीक है। तो 40 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर लोकेशन तो हम बता दिए ना कि हम उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांतर रेखा पर हम स्थित हैं, ये तो हो गया। लेकिन आप यहाँ भी तो देखिए 40 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी तो 40 डिग्री ये बनेगा। ये मान लेते हैं 10 डिग्री है,
ये 20 डिग्री है, ठीक है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 40 डिग्री जा रहा है ना, ये पूरा क्या है, 40 डिग्री देशांतर रेखा है। और ये क्या है, पूरा 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पूरा 30 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यहाँ भी तो हो सकता है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ बता पाए। यहाँ भी 40-30 हो रहा है, यहाँ भी 40-30 हो रहा है, कट कर रहा है। तो आपको और चीज़ें बताना होता है, तब जाकर जो है आप क्लियर कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर आप सिर्फ उत्तरी गोलार्ध नहीं कर सकते हैं। आपको अब क्या कहना होगा, आप यहाँ देखिए, डायरेक्शन को समझिए। यह है हमारा नॉर्थ, यह है साउथ, यह है वेस्ट और यह है ईस्ट। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एरिया पूरा क्या है, ये एरिया पूरा है नॉर्थ ईस्ट। ये एरिया पूरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट। और ये एरिया पूरा क्या होगा, ये एरिया पूरा होगा नॉर्थ वेस्ट। ये सारा डायरेक्शन हमने पिछले क्लास में बताया है, कैसे देखते हैं इसको। ये एरिया पूरा होता है साउथ वेस्ट और ये एरिया पूरा होता है, ये एरिया साउथ ईस्ट। इस तरीके से जो है इसको बताना है, ठीक है। तो अब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कैसे, देखिए ये एरिया हमारा बन रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो एक तो नॉर्थ में है, दूसरा पूरब साइड में यानी ईस्ट में है, पूरब साइड में यानी ईस्ट में है। तो हम कह सकते हैं अब क्या, कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ना कह के हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ना कह के हम कहेंगे कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अब क्या कहेंगे हम, कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांतर रेखाओं पर हम स्थित हैं। ये होगा एग्जैक्ट लोकेशन। समझ में आ गया, ये एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे निकाला जाता है। हम पहले बताएंगे डायरेक्शन को, कि हमारा डायरेक्शन कहाँ है, तो नॉर्थ साइड में। कहाँ पर, ईस्ट साइड में। तो नॉर्थ ईस्ट में हम 30 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया। दूसरा डायरेक्शन मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, ठीक है, इस लाइन पे। तो हम यहाँ पर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम साउथ ईस्ट, देखिए ये कहाँ पर चला गया, साउथ ईस्ट में ना, ये इस एरिया की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे हम साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से हमको पूरा डायरेक्शन समझना होता है, इसी तरीके से बताना होता है पूरा लोकेशन, किसी स्थान का लोकेशन कहाँ है, ऐसे ही बता सकते हैं। क्लियर है। तो अब समझते हैं हम नेक्स्ट चीज, कि जैसे देखिए, जैसे आपको कुछ डिग्री का जैसे नॉलेज देते, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक लाइन बनाए हम, ठीक है, एक रेखा बनाए। ये मान लेते हैं हमारा 0 है, 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बताया कि यहाँ से आप यदि ऐसे घूमते हैं तो आप यहाँ पर आते हैं तो क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री। क्लियर। तो 90 मिलके क्या हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ से फिर यहाँ पर आएंगे तो ये भी तो 90 है, तो इसको 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री। मतलब यहाँ से ऐसे गए यहाँ तक, ये कितना डिग्री बना, 270 डिग्री। और फिर ये पूरा ऐसे कर लिए, यहाँ भी 90 है, ठीक है। तो ये टोटल 90 डिग्री, यानी कि हम यदि ये कहें कि ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से हम स्टार्ट किए, तो ये हमारा एंगल जो बना, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो रहा है 360 डिग्री का एंगल। ये कितने डिग्री का एंगल है,
360 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हम पॉइंट एंगल भी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब यदि ये आपको क्लियर है तो दूसरा चीज आपको समझ में आएगा। देखिए क्या आएगा, पृथ्वी क्या है, हम उसको गोल मानकर चल रहे हैं। पृथ्वी को हम गोल मानकर चल रहे हैं ना, हालांकि पूरा गोल तो है नहीं। तो गोल यदि हम मान कर चल रहे हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी जब एक बार ऐसे घूम जाता है पूरा, हमने बताया था पृथ्वी की गति जब क्लास में बता रहे थे उस समय हमने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी ये हमारा ये अक्ष होता है, तो अक्ष पर ही घूम रहा है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार ऐसे घूमने में, यानी आप हमको पृथ्वी समझ सकते हैं, तो यदि हम एक बार ऐसे घूमने में जितना समय लगाते हैं वो समय क्या होता है, हमारा घूर्णन गति होता है। मतलब इस तरीके से जो हम घूम रहे हैं वो घूर्णन गति है। और एक बार जो हम एक बार ऐसे घूम गए वो क्या हुआ, हमारा घूर्णन गति का जो है मतलब समय, कितना समय लगा हमारा। तो पृथ्वी एक बार ऐसे घूम जाता है तो उसको कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। इसको कितना समय लगता है, 24 घंटे। ये तो हमने बताया पिछले क्लास में, मतलब और ही पीछे, मतलब पिछले क्लासों में हमने ये सारा डिस्कस किया है कि पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर कितना देर में लगाता है, मतलब एक बार घूम जाता है कितने देर में, तो 24 घंटे के अंदर। ठीक है। अब एक बार जब पृथ्वी, जैसे मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, पृथ्वी कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, और एक बार ऐसे घूम के यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये पॉइंट है, यहाँ से कोई चीज़ ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक घूम के आ गया एक बार, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये भी पृथ्वी एक बार ऐसे घूम गया तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 360 डिग्री का। यानी पृथ्वी 360 डिग्री का एंगल जो है कवर करता है 24 घंटे के अंदर। कितने देर के अंदर, 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमता है। क्लियर? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, कह सकते हैं। अब देखिए, तो एक घंटे में पृथ्वी को घूमने में मतलब कितना डिग्री एक घंटे में घूम सकता है, कहना यह है। तो ये 24 क्या है, यहाँ पर घंटा से मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का एंगल घूमता है। दिमाग में क्या हो गया, एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। ठीक है। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट का एक घंटा होता है ना, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है, यही ना कहना है, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में उसको कितना मिनट का समय लगेगा, 1 डिग्री। हम यहाँ पर लिखते हैं कि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा, तो क्या करेंगे, 15 डिग्री में क्या है, गुना है, मल्टीप्लाई में है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 गुना 1 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो 1 से गुना है, तो ये 15 को क्या करेंगे, इधर ले आके डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, 15 चौको 60, यानी 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। ठीक है। 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए कैसे पता करते हैं हम लोग। देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, देखिए पृथ्वी गोल तो है, यहाँ पर क्या गोल बना है, इस तरीके से मान लेते हैं गोल है। ठीक है। वैसे ही पृथ्वी इस तरीके से ही है, पृथ्वी ऐसे ही है, इस तरीके से। ऊपर चपटा है पृथ्वी का, नीचे भी चपटा है, जिसको भू आप कहते हैं।
ये पृथ्वी इस तरीके से है। तो पृथ्वी मान लेते हैं कि ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये ऐसा ये ऐसा पृथ्वी है। तो ये हमारा पृथ्वी है और ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अक्षांश रेखा। ये तो आपको क्लियर होगा ना, ये क्या बना रहे हैं, अक्षांश रेखा। और ये हमारा मेन से मतलब ये 0 डिग्री प्रमुख यामियोत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से ये क्या हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ये है देशांतर रेखा। ये क्या है, देशांतर रेखा, ठीक है। इधर भी बनाते हैं देशांतर रेखा। क्या गड़बड़ी है, देखिए ये देशांतर रेखा बना दी। ये जो लाइन है इसको थोड़ा और मोटा कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब देखिए इसको भी मोटा करते हैं ताकि ये पता चले कि ये इक्वेटर का 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये प्रमुख यामियोत्तर, ये इक्वेटर, क्लियर। अब देखिए, अब हमारा देश जो है, हम इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि भारत में, हमारा देश का नाम क्या है, भारत। तो हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत कहाँ पर पड़ता है, मान लेते हैं भारत इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं भारत यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत को लगभग आप देख ही सकते हैं बीचों बीच काट रहा है एक लाइन। तो इस लाइन का नाम भी दे देते हैं हम, ये कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23.5 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री, ये देशांतर लाइन पर अब हम लिखते हैं, ये मान लेते हैं 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये मान लेते हैं 20 डिग्री, लंबा ज़्यादा लग रहा है, ये 25 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर कोई आता होगा, यहाँ पर भी कोई आता होगा, ठीक है। तो भारत के बीचों बीच एक लाइन हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये भारत के बीचों बीच है, ये जो यामियोत्तर है ये भारत के बीचों बीच है। इसको मान लेते हैं कि ये 82.5 डिग्री है, कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, 82.5 डिग्री है वो, ये एंगल, मतलब ऐसे बढ़ा 0 से 5 10 20 25 ऐसे करते करते यहाँ मेन हम बनाते हैं, यह 82.5 डिग्री, ठीक है। भारत को बीचों बीच काट रहे हैं लगभग। तो ये टाइम फ्रेम अब हम समझते हैं। देखिए टाइम को कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने अभी बताया कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 मिनट का। तो पृथ्वी देखिए इधर जाते हैं हम पूर्व की साइड, कहाँ है ये, पूर्वी गोलार्ध है ना, ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करते करते 82.5 डिग्री पर हमारा भारत स्थित है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हम कह सकते हैं। अब देखिए तो 82.5 डिग्री गया तो कितना टाइम होगा, 1 डिग्री में हम कितना बता रहे हैं, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग 5.5 घंटा होता है। कितना होता है, 5.5 घंटा। हालांकि ऐसे तो नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5.5 घंटा। यानी हम लोग इस प्रमुख यामियोत्तर से
देखिए ये जो प्रमुख यामी-उत्तर है, यहाँ से कई सारे देश रहते हैं। यहाँ इंग्लैंड यहीं पर है। इंग्लैंड कहाँ है? यहीं पर। प्रमुख यामी-उत्तर जो है इंग्लैंड के एक जगह का नाम है, इसका नाम है ग्रीनिच। इसका नाम क्या है? ग्रीनिच। यहाँ एक वेधशाला है। क्या है? वेधशाला। यहाँ एक वेधशाला है। कहाँ पर? ग्रीनिच में। ग्रीनिच कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। और ये ग्रीनिच से जो है बीचों बीच कट होते आता है, यानी प्रमुख जो यामी-उत्तर है वो ग्रीनिच से बीचों बीच आता है। ये वेधशाला वहीं पर स्थित है और यहीं से पूरा टाइम का मैनेजमेंट जो निर्धारण है यहीं से मान्यता मिला हुआ है। पूरा दुनिया इसको मानता है। ठीक है, इसी को कहते हैं। आप टाइम जब देखिएगा ना तो ग्रीनिच जो होता है ना, जैसे देखिए कहाँ पर बताएं, देखिए अब देखे होंगे कभी टाइम यदि आप सेट कीजिएगा तो वहाँ पर ये लिखा होता है GMT, ऐसे करके ये लिखा होगा GMT। इसका बेसिक मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और कुछ नहीं। ग्रीनविच का जो मेन है वहीं से बता रहा है। तो ये मेन होता है। इधर भी 180 डिग्री यामी-उत्तर जाएगा, 5-10 ऐसे करते करते 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके 180 डिग्री तक आते रहेगा। यहाँ लास्ट तक 180 डिग्री तक ऐसे आता है। पूरा ऐसे गोल है ना, पृथ्वी क्या है? ऐसे गोल है। ऐसे 180 डिग्री यहाँ पीछे आ जाएगा। जैसे ये मान लेते हैं, ये सामने 0 डिग्री है तो ये पश्चिम की ऐसे और घूमा 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 यहाँ पर आ गए 180 डिग्री, और पूर्वी से भी ऐसे घूमा और ऐसे आते आते यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता है। यानी पूर्वी गोलार्ध में भी घूम के आता है तो 180 डिग्री पर, और पश्चिमी गोलार्ध में घूम के आता है तो 180 डिग्री पर। क्लियर? तो अब देखिए, अब हम क्या बता रहे हैं कि ग्रीनिच से ये जगह कहाँ है? ग्रीनिच से हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री आगे है। क्यों आगे है? पीछे क्या नहीं है? हम ये भी कर रहे हैं कि ग्रीनिच से भारत 5.5 घंटा आगे चलता है। पीछे क्यों नहीं चलता? हम आगे ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, मतलब ऐसे घूमता है, ऐसे। तो पूर्व का जो साइड है वो पहले नीचे जाएगा। देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व ऐसे होगा तभी ना ऐसे होगा। ये इस तरीके से घूमेगा ना, इस तरीके से घूमेगा। ऐसे है तो ऐसे घूमेगा। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, तो पूर्व साइड पहले क्या होगा? डूबेगा। पूर्व साइड क्या होगा? पहले डूबेगा, और पश्चिम साइड बाद में। यानी ये पहले उधर जाएगा। अब मान लेते हैं सन हमारा इधर है, सन क्या है? सूर्य उस साइड है, तो पृथ्वी ऐसे गया तो पूरब साइड में उगा। मतलब आप खुद सोचिए ना, सन हमेशा किधर उगता है? पूरब साइड में। सन का उगना यानी सूर्य किधर उगता है? पूर्व साइड में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए। अब पूर्व साइड में सन ऐसे हुआ तो सन इधर है तो पूर्व साइड में घुमा तो पहले किधर होगा? दिन पहले किधर होगा? लाइट पहले किधर आएगा? पूर्व साइड में। उसके बाद पश्चिम साइड में आएगा ना। तो यहाँ पर लाइट पहले आ रहा है तो सुबह पहले होगा, सुबह पहले होगा तो बाद में यहाँ होगा पश्चिम साइड में। तो यहाँ जितने आगे जाएंगे उधर सुबह पहले होता है और यहाँ सुबह बाद में होगा। तो ये जो ग्रीनिच है यानी इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड हमसे 5.5 घंटा पीछे है। क्लियर? अमेरिका भी, यदि अमेरिका को हम इधर रखते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में है वो, तो अमेरिका भी हमसे पीछे है टाइम के रेंज में। ठीक है, टाइम का ऐसे ही निर्धारण होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम लोग आते हैं। तो हमारा जो मानक समय है, मेन टाइम एक बनाया गया है भारत का। देखिए भारत का एरिया ज़्यादा बड़ा है नहीं, एक छोटा एरिया है, तो इसका एक मानक समय बना दिया गया है। इसको कहते हैं ये 82.5 डिग्री है, इसका मेन मतलब मानक समय बना दिया गया।
स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है कि ये 82.5 डिग्री का होगा। ठीक है। रसिया का जो इलाका है वो इतना बड़ा है, रसिया का इलाका इतना बड़ा है, तो रसिया को कई सारे मानक समय की जरूरत पड़ती है। कई सारे मानक समय उसके बनाए गए हैं, एक मानक समय से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यदि उसका मानक समय यहाँ पर हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं 40 डिग्री का ये बन रहा है, ये 40 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो 40 डिग्री का मतलब कितना टाइम हो गया, आप खुद सोचिए ना कितना टाइम हुआ। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 40 डिग्री में कितना होगा, 160 मिनट। 160 मिनट होगा ना। तो 40 डिग्री में आप गुना कर लीजिए ना, यहाँ पर गुना कर लीजिए। 40 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 40 डिग्री में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या हुआ, कितना घंटा हुआ, 60 से भागा दीजिए इसको, तो 60 से भागा दीजिए तो लगभग 2 घंटे कुछ मतलब हो सकते हैं, 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है। तो 2 घंटे 40 मिनट जब यहाँ पर हैं, तो अब सोचिए रसिया का इलाका ये भी तो है, तो यहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट और यहाँ 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री का होने का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, 5 डिग्री में 20 मिनट, तो यहाँ अभी अभी 20 मिनट हुआ है, यहाँ 2.5 घंटा आगे है। तो ये टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, एक देश में कई सारे टाइम हो जाएंगे फिर। तो हर एरिया का टाइम अलग अलग माना गया है। कहाँ पर, रसिया के अंदर। जिसका बड़ा एरिया होता है ना उसका मानक समय अलग अलग होता है। आप जब रसिया जाइएगा तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा टाइम को लेकर के, समय को लेकर के आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि देखिए भारत में तो एक ही टाइम है, आप अरुणाचल प्रदेश में भी चले जाइए तो सेम टाइम नज़र आएगा, आप गुजरात में भी चले जाइए तो सेम टाइम नज़र आएगा। टाइम का चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सेम ही टाइम होगा। जितना बज रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में उतना ही बजेगा गुजरात में। लेकिन रसिया में चेंजिंग होते रहता है, इस एरिया में कुछ और टाइम दिखाएगा, इस एरिया में कुछ और, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। छोटा एरिया रहता तो एक मानक समय से इसका भी काम चल जाता, लेकिन बड़ा एरिया है। वैसे भी अमेरिका का भी एरिया बड़ा है तो वहाँ भी मानक समय कई सारा बनाया गया है। इस तरीके से जो है टाइम को निर्धारित किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। ये जो 0 डिग्री यामियोत्तर है ये कहाँ से निकलता है, अब देखिए ऐसे तो ये अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। वैसे हम आपको ये सारा चीज़ दिखा देते हैं। वैसे ये सारा शायद समय को लेकर के आपका एक मतलब बेसिक जानकारी जरूर मिला होगा कि समय कैसे निर्धारित किया जाता है। आपको हम सारा फिगर दिखा देते हैं, एक बार फिर से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये देखिए ये इक्वेटर है, ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी देखिए ऊपर से कैसे है, चपटा है ना, पृथ्वी ऊपर से चपटा जैसा है, नीचे से भी चपटा जैसा है। ठीक है। और इधर से ऐसे इस तरीके से है पृथ्वी, इसी को कहते हैं भूआभ। ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा ये 0 डिग्री ये इक्वेटर है, ये हमारा 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, यहाँ भी कर्क रेखा है, यहाँ 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा है, यहाँ पर 66.5 डिग्री ये आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक वृत्त है। ठीक है। ये सारा लाइन एक तरह से वृत्त ही बनता है ना। देखिए ये कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ से मतलब गुजर रहा है। देखिए ये है दक्षिण अमेरिका, ये एरिया क्या है, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से इक्वेटर गुजर रहा है, मकर रेखा गुजर रहा है, लेकिन कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजर रहा है। ये एक महादेश है, ये गुजर रहा है उत्तर अमेरिका से। ये एरिया उत्तर अमेरिका का है, ये एरिया किसका है, उत्तर अमेरिका का, जिसमें अभी मेन अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इसी में पड़ता है, यहीं पर उसका ये एरिया है। ये पूरा एरिया उसी का है, यहाँ भी है थोड़ा सा इस साइड में। तो कर्क रेखा उत्तर अमेरिका से गुजर रहा है। ठीक है। और लेकिन अमेरिका से नहीं गुजरता, ये मैक्सिको के साइड से गुजर रहा है, देखिए। ठीक है। और इक्वेटर दक्षिण अमेरिका से, यहाँ देखिए अफ्रीका है, ये पूरा क्या है, ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका से देखिए ये तीनों लाइन गुजर रहा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों लाइन कहाँ से गुजर रहा है,
अफ्रीका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है। ये देखिए ये हमारा भारत है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। तो इस भारत से देखिए कर्क रेखा निकल रहा है, लेकिन इक्वेटर नहीं है ना ही मकर रेखा है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा निकलता है। ये देखिए ये पूरा रसिया है। इस तरीके से देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है इसका, इसलिए इसको कई गो मतलब कितना सारा इसका मानक समय बनाया गया है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ठीक है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। आपको हम दूसरा फिगर दिखाते हैं। इस फिगर में शायद क्लियर दिख नहीं रहा। इस फिगर में शायद दिखेगा आपको। देखिए ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, यही इक्वेटर है। ये एरिया क्या है? उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरा अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देख सकते हैं एशिया महादेश लगभग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अफ्रीका है और उसी के बाद जो है ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से चल रहा है। ये अंटार्कटिका महादेश है, देखिए कितना बड़ा है अंटार्कटिका महादेश भी, ठीक है। ये 66.5 डिग्री से स्टार्ट होता है नीचे की ओर। अभी और आपको हम फिगर दिखा देते हैं। देखिए देखिए ये देखिए ये क्या है? ये प्रमुख यामियोत्तर है, ठीक है, मेन जो है प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं। ये देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है। ये देखिए ये साउथ अमेरिका से गुजर रहा है। ये एरिया देखिए ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये इक्वेटर, ये पूरा एरिया, और ये पूरा एरिया देखिए इस तरीके से जा रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक अफ्रीका ही ऐसा महादेश है जहाँ से ये तीनों लाइन क्रॉस होता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों लाइन कहाँ से क्रॉस हो रहा है? अफ्रीका महादेश से। बाकी जितने भी महादेश है वहाँ से नहीं गुजर रहा। उत्तर अमेरिका जो महादेश है उसमें सिर्फ कर्क रेखा गुजर रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका में सिर्फ भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रहा है। एशिया में देखिए, एशिया ये पूरा एरिया है, तो यहाँ पर जो है एशिया में ये इक्वेटर भी थोड़ा सा इस साइड में, इंडोनेशिया के साइड में हमको दिख रहा है कि इक्वेटर यहाँ पर इंडोनेशिया के साइड में जा रहा है। लेकिन भारत से गुजर रहा है कौन? सिर्फ कर्क रेखा। ये भारत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भारत है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजर रहा है। अब देखिए अब जो है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो, देखिए और भी दिखाते हैं फिगर आपको। देखिए जो हमने अक्ष की बात किया था उसका फिगर आप देख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट है जहाँ से मूवमेंट करता है, तो ये ध्रुव है। ध्रुव से जब से इस ध्रुव को हम मिलाते हैं साउथ ध्रुव को, तो ये जो बीच का जो सेंटर है इसी को अक्ष कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका जब हम दूरी देखते हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं, ध्रुवों की ओर जब हम दूरी देखते हैं तो इस तरीके से, इसी का नाम अक्षांश दे रहे हैं। ये अक्ष है तो अक्ष को हम अंश में माप रहे हैं, तो ये अक्षांश हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं। इसके बीच देखिए पृथ्वी के अंदर गए हैं, पृथ्वी के बीच में गए हम, ठीक है। दूसरा यदि हम और फिगर आपको दिखा दें, देखिए तो ये देखिए ये ध्रुव है, ये सारा देशांतर रेखा देख रहे हैं, ध्रुवों के पास ही जाकर मिल रहा है। सारा देशांतर रेखा क्या हो रहा है? ध्रुवों के पास जाकर ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा इसी तरीके से होता है, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी दो से देशांतरों के बीच का जो दूरी होता है वो 111.3 किलोमीटर होता है। एवरेज है, लगभग है ये सब, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30, 60 ऐसे करते करते कहाँ तक आता है? 180 डिग्री तक आता है। देशांतर रेखा इस तरीके से चलता है। और यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आप पूरा ग्रिड देख सकते हैं। देखिए ग्रिड क्या होता है ये आपको हम क्लियर कर देते हैं अभी। देखिए एक वर्ड हम अभी बता रहे हैं, ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? देखिए ये हमारा अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है ना, ये इस तरीके से अक्षांश रेखा है। और ये हमारा प्रमुख याम्योत्तर है और ये देशांतर रेखा है, ठीक है।
ये क्या है? देशांतर रेखा है। तो दो अक्षांश रेखा, एक तो ये अक्षांश रेखा और एक ये अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दो अक्षांश रेखा और दो देशांतर रेखा, ये भी एक देशांतर रेखा, ये एक देशांतर रेखा, ये दो अक्षांश रेखा दो देशांतर रेखा के बीच का जो एरिया होता है इसी को कहते हैं ग्रिड। इसी का नाम होता है ग्रिड, इसको ग्रिड कहते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं पूरा ग्रिड का जाल बना हुआ है। ये ग्रिड देख रहे हैं, पूरा ग्रिड का ही जाल बना हुआ है। ये सारा ग्रिड ही है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का पूरा। ये देखिए, ये होता है ध्रुव, यही है ध्रुव हमारा, यह है पोल जिसको कहते हैं ध्रुव। हिंदी में इसको क्या कह रहे हैं? ध्रुव कह रहे हैं। सॉरी, ये तो गलत ही हो गया। ऐसे नहीं लिखना, ध्रुव इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा ग्रिड का जाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और बताते हैं, इसको तो हम ग्रिड कह रहे हैं, और दो देशांतर रेखाओं के जो बीच के एरिया होते हैं इसको कहते हैं, ये दो देशांतर रेखा है ना, ये दो देशांतर रेखा हैं, इनके बीच के एरिया को हम कहते हैं ग्रो। इसको क्या कहते हैं? ग्रो कहते हैं। नाम है बस, आप जान लीजिए, कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगा ही। इसको ग्रो कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जाल है बिछा हुआ। ये देखिए, ये पूरा, ये जो महादेश है ये अफ्रीका महादेश है। इस तरीके से ऐसे यहाँ से एशिया महादेश से स्टार्ट होता है, इधर तक है, यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है। यहाँ पर देखिए ये यूरोप है, ठीक है। और ये देखिए ये है प्रशांत महासागर। ये एरिया जो पीछे का जो एरिया है पूरा वो प्रशांत महासागर है, दिख नहीं रहा इसमें। और ये एरिया अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ भी ये सब अटलांटिक महासागर हैं, ठीक है। तो जो प्राइम मेरिडियन हमने बनाया था इस तरीके से, जो प्रमुख याम्योत्तर ऐसे बनाया था, ठीक है, जो देशांतर रेखा का जो प्रमुख याम्योत्तर था, ये अटलांटिक महासागर से ही होकर गुजर रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये पूरा सागर क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर से ही होकर गुजर रहा है प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम आपको ये दिखा देते हैं। देखिए एक चीज़ और बताते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं, ये जो लाइन बनाया गया ना, इस लाइन का नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे लाइन। इंटरनेशनल डे लाइन ये कहाँ पर खींचा जाता है? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको घूमा हुआ नज़र आ रहा होगा, ऐसे ये इस तरीके से घूमा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये कोई देश का एरिया है, ये स्थल है और ये भी स्थल है। ये जनरली बीचों बीच काटा हुआ है प्रशांत महासागर का। ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर कोई देश आ जाता है तो उसको हटा के टेढ़ा करके लाइन जो है फिर सीधा करते हैं ये लोग, ताकि वो देश इस लाइन के अंदर ना आए, ठीक है। सागर जो है, जो महासागर है, वही इस डे लाइन को बांट सके। इस तरीके से इसको, इसीलिए जो है इसको टेढ़ा किया जाता है। कि टेढ़ा देखिए जनरली इसलिए किया जाता है ना, कि जो मतलब स्थल कोई जो है, जैसे मान लेते हैं ये अमेरिका का स्थल है, एक एग्जांपल से समझते हैं ना, ये अमेरिका है, ठीक है, ये रसिया है, जो भी है मान लेते हैं इस तरीके से है, ये रसिया है, ये अमेरिका है। तो रसिया का जो एरिया है उसमें डे अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 2 तारीख है आज, ठीक है, 2 तारीख है, और यहाँ पर 1 तारीख है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर यहाँ पर 10 तारीख मान लेते हैं, 10 नहीं, यहाँ पर 3 तारीख मानते हैं, ठीक है, हटाइए इसको, यहाँ 3 तारीख है, यहाँ 2 तारीख है, यहाँ 3 तारीख है, इस तरीके से।
तो यदि ये जो लाइन बनाए हैं हम, ये जो लाइन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये लाइन यदि ऐसे सोझे रहता, इस तरीके से स्ट्रेट रहता, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए ये जो लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लाइन यदि ऐसे स्ट्रेट रहता, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट रहता, तो देखिए यहाँ पर अमेरिका का कुछ भाग जो है यहाँ पर आ जाता। तो अमेरिका में यहाँ पर 3 तारीख है या यहाँ पर 2 तारीख हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको क्या किया, ऐसे कर दिया ताकि अमेरिका पूरा देश 3 तारीख में आ जाए, ये रसिया 2 तारीख में हो जाए। ठीक है, ये डिवाइडिंग किया है, ये प्रशांत महासागर में 180 डिग्री पर, जो हमारा हमने बताया था ना, ये पृथ्वी है, तो इसको 0 डिग्री से लेकर ऐसे यामी-उत्तर जो ऐसे जाते हैं, जो देशांतर रेखाएं, वे 180 डिग्री जाते हैं, यानी इसके पीछे 180 होगा। तो 180 डिग्री पर ये इंटरनेशनल डे लाइन खींचा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में खींचा हुआ है। अब देखिए, अब यदि हम इस 180 डिग्री से ऐसे मतलब पूर्व साइड में जाते हैं, ठीक है, पूर्व साइड में कहाँ पर, इंटरनेशनल डे के पास, तो एक दिन घटते जाता है, घटता है, और इधर यदि हम जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है, इधर बढ़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम इस साइड में 2 तारीख लिए और इस साइड में हम 3 तारीख ले रहे हैं। समझ आ रहा बात। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल डे लाइन इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यदि एक और आपको हम फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप किस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर शायद दिख रहा होगा, यहाँ देख रहे हैं। देखिए यदि ये डायरेक्ट खींचा होता ऐसे, यदि ये डायरेक्ट खींचता तो ऐसे हो जाता। देखिए ये एरिया, ये देश का एरिया जो है इधर भी आ जाता। तो इसलिए जो है इसको ऐसा नहीं किया गया है, इसको जो है ऐसे टेढ़ करके लेके गया है, जल से ही सिर्फ काटा गया है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनेशनल तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन। क्लियर। इस तरीके से ये क्या होता है, ग्रिड है, ये सब ग्रिड का जाल बना हुआ है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच के जो एरिया होते हैं उसको कह रहे हैं ग्रिड। ठीक है, तो ये होता है। अब यदि हम नेक्स्ट और देखें, एक और फिगर आपको हम दिखा दें, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस तरीके से कैसे बांटा हुआ है। शायद पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। देखिए ये देखिए, ये है मेन लाइन, ये ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री है प्रमुख यामी उत्तर, और इधर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ पर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ये टाइम के रेंज में क्या कर रहे हैं हम, टाइम को यदि हम डिनोट कर रहे हैं तो पूर्व साइड में जाएंगे तो टाइम बढ़ता है, आगे रहता है, हमेशा क्या रहता है, आगे रहता है। हम लोग इसी साइड में है ना, 5.5 घंटा आगे हम इंग्लैंड से, तो इधर आगे होता है टाइम के हिसाब से यदि देखें तो। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री पर लाइन खींचे है ना, अब इसी के पीछे 180 डिग्री, 180 डिग्री पे यदि हम जाते हैं तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल डे लाइन हो गया, तिथि रेखा। तो तिथि रेखा में यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं तो ये घटता है, इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप खुद सोचिए, ये है 0 डिग्री और ये पीछे है 180 डिग्री, तो यहाँ से ऐसे बढ़ा ना, यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इधर से ऐसे जाएंगे तो घटेगा ना, इधर से ऐसे घूम के फिर ऐसे ही जाएंगे ना, मतलब पीछे की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मतलब टाइम इस तरीके से आ रहा है और डे इस तरीके से आ रहा है। तो टाइम को पूर्वी साइड में जाएंगे तो बढ़ेगा, टाइम आगे रहेगा, और पश्चिमी साइड में पीछे होगा टाइम, समय। लेकिन इंटरनेशनल डे लाइन यानी तिथि रेखा की यदि हम बात करें तो ये पूर्वी साइड में जाएंगे तो घटेगा और पश्चिमी साइड में आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो ये सारा टॉपिक शायद
क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या मतलब देखिए आपको एक चीज़ और यदि हम आपको दिखा दें, ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आपको एक बार जो है रिवीजन इसका भी करा देते हैं। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है, ये है, ये है और ये है। ये साढ़े 66 डिग्री, ये साढ़े 23 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये भी साढ़े 23 डिग्री और ये साढ़े 66 डिग्री। इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कह रहे हैं अंटार्कटिक रेखा। क्लियर? ये है हमारा पोल 90 डिग्री का, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब देखिए 1 डिग्री और बताना है आपको, एक लैटिट्यूड और बताना है, एक अक्षांश की बात और करना है जिसका नाम होता है अश्व अक्षांश, इसको कहते हैं। यानी हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? इसमें घोड़ा का नाम कहाँ से आ गया? इसमें घोड़ा का नाम कहाँ से है? अश्व संस्कृत में घोड़ा ही होता है ना, इसका हिंदी, और हॉर्स घोड़ा ही होता है। घोड़ा अक्षांश ये क्या है? इसके पीछे जो है, देखिए सबसे पहले तो आपका इसका जोन का नाम हम बता दें। ये एक जनरली जोन है, ठीक है। ये जैसे हम यदि ये कहें कि 30-35 डिग्री हम ऊपर जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 30-35 डिग्री, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री यहाँ पर हम मान सकते हैं, या ऊपर में मतलब नॉर्थ साइड में, नॉर्थ गोलार्ध में, और 30 से 35 डिग्री यहाँ भी मान सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो 30 से 35 डिग्री ऊपर जाए या नीचे जाए, ये पूरा जो एरिया बनता है, इस एरिया को कह रहे हैं हम कि ये अश्व अक्षांश है, हॉर्स लैटिट्यूड है। 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड, या फिर इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए कहने का मतलब ये है ना, हम दूसरा में बताते हैं। देखिए अश्व अक्षांश ये है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 0 डिग्री। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, छोड़िए हटाइए। यहाँ भी 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस अक्षांश को चाहे आप उत्तर में 30 डिग्री जाइए, चाहे दक्षिण में 30 डिग्री जाइए, एक और बना ही लेते हैं 35 तक, यहाँ तक 30 से 35 तक के बीच को कहते हैं, 30 से 35 को भी कह देते हैं, यहाँ भी 35 मान लेते हैं। तो आप उत्तर यानी नॉर्थ गोलार्ध में 30 डिग्री जाइए, या दक्षिण गोलार्ध में आप 30 डिग्री जाइए, इन दोनों अक्षांश का नाम क्या होता है? अश्व अक्षांश होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? ऐसी कई सारी मान्यता है, लेकिन एक कहानी का मान्यता मिला हुआ है। वो मान्यता ये है कि जब इस एरिया में, आप खुश हो जाइए ना, इस एरिया में जब भी मतलब जो मतलब आप हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लेते हैं, हालांकि इसके ऊपर भी तो लोग रह ही रहे हैं, इसके ऊपर भी तो लोग रहते हैं, लेकिन इस एरिया में मतलब 30 से 35 डिग्री वाले एरिया में, चाहे नॉर्थ में देखें या फिर साउथ में देखें, तो इस एरिया में वायु दाब जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण, यानी इस एरिया में ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यानी इस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल होता है, और जो वायु का जो संचार होता है वो डायरेक्शन विहीन होता है, यानी उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। कभी इधर से घूम सकता है, कभी इधर से घूम सकता है, कभी उधर से भी आ सकता है, कभी इधर से भी। जो पवन का जो संचार होता है, जो वायु घूमने का जो डायरेक्शन होता है हवा का, वो फिक्स नहीं होता इस एरिया के अंदर।
और जो मतलब स्पीड होता है हवा का वो भी निर्धारित नहीं होता, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता। यहाँ का वायुमंडल भी शांत होता है। यहाँ पर दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, एक तो वायुमंडल और दूसरा पवन का संचार। पवन संचार यानी कहने का मतलब पवन का डायरेक्शन किधर है घूमने का उसका, ये दो चीज़ें ज़्यादा मैटर करता है इस एरिया के अंदर। बहुत ही शांत होता है वायुमंडल, बहुत ही शांत होता है, पवन का संचार शांत होता है, डायरेक्शन विहीन होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है कहाँ से आएगा हवा। जिसकी वजह से जब यहाँ पर अटलांटिक महासागर में जब नाव चलाने वाले जो जलयान होते थे, जलयान, ठीक है, अंतरिक्ष यान, जो अंतरिक्ष में घूमता हो, जो चीज़ें पर बैठ के हम अंतरिक्ष में घूमते हैं उसको अंतरिक्ष यान कहते हैं। जिस चीज़ों पर बैठकर हम घूमते हैं जल में वो जलयान हो गया, ठीक है। तो जलयान यानी जहाज की बात कर रहे हैं, नाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाव इस एरिया में चलाना मुश्किल होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए आप यदि धारा वाला, जहाँ पर जल का धारा तेज चल रहा हो, किसी एक डायरेक्शन में धारा चल रहा हो, एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे धारा जो है इस तरीके से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में धारा बढ़ रहा है तो आपको जाना है इधर, आप यहाँ पर हैं तो आप अपना नाव को रखेंगे ना तो नाव का स्पीड बढ़ जाएगा, आपको जल्दी पहुँचाएगा, ठीक है। आपका डायरेक्शन भी सेम है, आपको स्पीड भी मिल रहा है, तो आपको जलयान को यानी नाव को यानी जहाज को किनारे पर ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कठिनाइयाँ नहीं होगा। लेकिन इस एरिया में 30 से 35 डिग्री वाले एरिया में, चाहे उत्तर में देखें या दक्षिण में देखें, इस एरिया में वायुमंडल शांत होने के कारण, पवन का संचार शांत होने के कारण धारा का गति मंद रहता है, वो गति नहीं करता, बस शांत रहता है, हल्का हल्का शांत रहता है। और पवन भी शांत रहता है, वायुमंडल नॉर्मल होता है, स्थिर होता है, चेंजिंग नहीं होता ज़्यादा। जिसकी वजह से जब कुछ व्यापारी लोग घोड़ा को जो है नाव पर लेकर जाते थे, दूसरी किनारा पर पहुंचाना होता था, तो जब इधर से इंटर किए इस एरिया के अंदर या फिर इधर से इंटर किए इस एरिया के अंदर, तो क्या होता था उनको कि नाव चलाने में कठिनाइयाँ महसूस होता था। अब नाव चलाने में कठिनाई हो रहा है तो वो लोग क्या करते थे, कुछ घोड़ों को, जो घोड़ा उनके जहाज पर थे जो ले जाते थे घोड़ा को, तो कुछ घोड़ों को वो नाव से उतार कर समुद्र में फेंक देते थे, समुद्र में घोड़ों को फेंक देते थे ताकि उनका नाव हल्का हो जाए, और हल्का होने की वजह से वो थोड़ा स्पीड चले और कठिनाई कम हो। समझ में आया? इसीलिए इस अक्षांश का, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो 30 से 35 डिग्री या फिर दक्षिणी गोलार्ध में हो 30 से 35 डिग्री, इस अक्षांश का नाम अश्व अक्षांश कहा गया है, क्योंकि वो लोग घोड़ा का उससे व्यापार करते थे और घोड़ा को ले जाते थे और घोड़ा को टांग के उहे में फेंक देते थे ताकि नाव हमारा हल्का हो जाए। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा भूमध्य रेखा क्या होता है। देखिए हीट जोन के बारे में तो शायद आपको हम बता ही दिए हैं कि ये और ये पूरा जो ये 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम कहते हैं कि ये उष्ण कटिबंध है, ये ट्रॉपिकल जोन होता है, ये ट्रॉपिकल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ये हीट होता है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सन का लाइट लंबवत पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, और इस एरिया में शीतोष्ण होता है, यानी कहने का मतलब यह है शीत प्लस उष्ण मिल के हो गया शीतोष्ण, यानी यहाँ ठंडा गर्मी सब होता है। देखिए आप इक्वेटर के पास रहेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा रहेगा, लाइट लंबवत पड़ेगा ना, इस एरिया में तो लाइट ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को लाइट लंबवत पड़ता है इक्वेटर के ऊपर, ये तो बताए हैं हमने पिछले क्लासों में। तो इस एरिया में गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास जाएंगे, ध्रुवों के पास, तो आपको ठंड ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास जाइए, उधर भी या इधर भी आपको ठंड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये 66.5 डिग्री यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये शीत कटिबंध हो जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध, और ये शीत कटिबंध, और ये उष्ण कटिबंध होता है। जोन की बात कर रहे हैं, ये कोल्ड जोन होता है, ये टेम्परेट जोन होता है, ये ट्रॉपिकल जोन होता है। क्लियर? ये जोन है जनरली, इसी पर आदमी का ज़्यादातर कलर जो है, जैसे कई सारा आदमी आपको देखिएगा, रसिया इस जोन में है, ऊपर वाले जोन में, शीतोष्ण में, हमारे से भी ऊपर है। हम यहाँ पर है तो रसिया ऊपर है यहाँ पर। तो रसिया के जितना भी आदमी आपको दिखेगा, लगभग सारा आदमी गोड़ ही होगा, उसका कलर साफ होगा, मतलब गोड़ होगा, काला नहीं होगा। काला आप देखिएगा जो इस एरिया में है, यहाँ पर देखिए अफ्रीका, पूरा अफ्रीका करीब करीब यहीं पर है, बेचारा अफ्रीका। इसलिए अफ्रीका के लोग इतने काले होते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है ना, काले होते हैं, समझा? और कुछ तो मैटर, हालांकि देखिए ज्योग्राफिकल एरिया तो मैटर कर ही रहा, कुछ मैटर डीएनए का भाई होता है। डीएनए ये आनुवांशिक एक पदार्थ है, डीएनए का भी कुछ मैटर करता है कलर पे, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया भी तो निर्भर कर रहा है। आप ज़्यादा देर धूप में रहिए, लाइट में रहिए, आप काले हो जाएंगे धीरे धीरे। और आप ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पर लाइट ही नहीं पहुँच रहा, धीरे धीरे आप गोरे होते चले जाएंगे। जितना होना चाहिए एक लिमिट तक आप हो जाएंगे, आपका डीएनए का क्षमता जितना होगा उतना कर देगा। ठीक है? तो ये इस तरीके से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी या फिर भौगोलिक परिस्थितियाँ हमको कौन सा कलर होगा हमारे चेहरे का, शरीर का, वो निर्भर कर रहा है ज्योग्राफिकल एरिया पर। हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा जूता पहनेंगे, क्या पहनेंगे, ये भी ज्योग्राफिकल एरिया ही डिसाइड कर रहा है। अब यदि हम विषुवत रेखा पर हमारा देश है, ठीक है, और हम जैकेट मार के चलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैकेट ठंड के मौसम में पहना जाता है, गर्मी के मौसम में नहीं। और विषुवत रेखा पर तो बहुत ही गर्मी होगा, समझ रहे हैं? तो ठंड के मौसम, आप देखिएगा रसिया, यूक्रेन, यूरोप के जितने भी लोग होते हैं, चाहे अमेरिका के, वो सारे लोग लगभग जैकेट वगैरह पहनते ही हैं, हमेशा कोट मतलब लगा के ही रहेंगे। आप अपने देश में जाइए ना, साउथ में चले जाइए, साउथ इंडियन के लोग काले क्यों होते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, क्योंकि हमारा जो भारत है वो ऐसे है, ऐसे इस तरीके से। तो ये साउथ इंडिया, तमिलनाडु साइड देखिए, यहाँ केरल साइड, यहाँ पर लोग काले होंगे, ये उष्ण कटिबंध के एरिया के अंदर आ गए हैं। और ऊपर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इस सब के लोगों को देखिए, गोर नज़र आएंगे, काले नहीं नज़र आएंगे। ये मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक तरह का भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो शायद पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको आज का पूरा क्लास, कमेंट करके कुछ तो मतलब रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम ये बोल रहे हैं तो आप कुछ उधर से मतलब फीडबैक दीजिएगा, कैसा है, क्या है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।